रिकॉर्ड ऊंचाई बनाकर अब थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है और हम देख रहे हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स ये 2.5 से लेकर 4.5% तक नीचे आ गए हैं। आशंका इस बात की है कि क्या ये जो करेक्शन है थोड़ा लंबा खींच सकता है, क्या बाजार दायरे में रहेगा। और जब इस तरह के प्रश्न उठने शुरू होते हैं तो निवेशकों का जो रुझान है वो डिफेंसिव शेयरों की तरफ बढ़ता है। डिफेंसिव यानी कि 3 कैटेगरी मोटा मोटी, आईटी, फार्मा और इसके साथ साथ एफएमसीजी यानी कि खपत वाली शेयर। सवाल यह कि इनको डिफेंसिव शेयर क्यों कहते हैं, क्या अब आपको इन शेयरों पर अपना फोकस बढ़ा देना चाहिए? अगर हां तो कौन से शेयर वो हैं जहां पर आपको स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ भी मिलेगी और आपका निवेश यहां से और बढ़िया हो सकता है। इन शेयरों को जांचेंगे, परखेंगे और अगले आधे घंटे तक आपको यकीन मानिए ऐसे कई शेयर मिलने वाले हैं जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर जगह पाने की काबिलियत रखते हैं, आईटी के, फार्मा के और एफएमसीजी के। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं रक्षा कवच की। और आज इस शो में आज हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे और एक खास मेहमान विनीत बोलिंजकर को भी हम जोड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले शरद के पास चलते हैं। शरद, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और हम ये कहेंगे कि बहुत ही टाइमली है, ये बहुत ही एक समय से टॉपिक आपने चुना है कि रक्षा कवच यानी कि डिफेंसिव शेयरों पर बातचीत करते हैं। तो ये डिस्कशन शुरू करते हैं, इसके पहले बता ही दीजिए कि हम बार बार सुनते हैं डिफेंसिव शेयर, आखिर ये डिफेंसिव इनको कहा क्यों जाता है, क्यों इनको डिफेंसिव बोलते हैं, पहले ये बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। और अभी जो बाजार में जो चेंजेस देखने मिल रहे हैं इसके कारण जो है जो रक्षा कवच की थीम हमने लाई है ये बेसिकली आपकी डिफेंसिव स्टॉक्स है। अभी डिफेंसिव स्टॉक्स की अगर अभिषेक बात करें तो ऑफकोर्स 3 सेगमेंट्स है जो आपने कहा, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, इन सेगमेंट्स पे जो है पूरी फोकस रहती है। लेकिन क्यों होती है इन्हें डिफेंसिव, ये इंपॉर्टेंट बात है कहने के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म गेंस देखने मिल सकते हैं और शॉर्ट टर्म रिस्क नहीं रहता। इनके जो बिजनेसेस होती है ज़्यादा जोखिम नहीं होता क्योंकि इसमें कोई इकोनॉमिक साइकिल नहीं प्ले आउट होता है। ये जो बिजनेसेस होते हैं, कारोबार जो स्थिति रहती है, स्टेबल बिजनेसेस देते हैं। अब स्टेबल बिजनेस रहेगा तो स्टेबल रेवेन्यू रहेगा, स्टेबल पैट नंबर्स रहेंगे। उसके कारण क्या होता है, बाजार में जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है तब डिफेंसिव्स में जो है बड़े निवेशक जाते हैं, स्पेशली लार्ज कैप्स में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट देखने मिलता है। तो इसीलिए जो हमने रक्षा कवच का आज थीम चूज़ किया है। लेकिन कुछ इंटरेस्ट इन 1 ईयर रिटर्न्स भी बता देते हैं। यहाँ पे निफ्टी में देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट 11% का ग्रोथ देखने मिला। वहीं अगर मिड कैप लार्ज कैप की बात करें अभिषेक तो बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 30% का दोनों रिटर्न दिए हैं। और उसी साइड अगर आप आईटी, फार्मा, एफएमसीजी देखें, यहाँ पे भी निवेशकों को रिटर्न्स आए हैं पर उतने ज़्यादा नहीं आए हैं जितना मिड कैप स्मॉल कैप में देखने मिला है। तो ये एक एरिया ऑफ कॉशन रहता है और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो ट्रेडर्स भी कहते हैं वो फेवरेबल होता है। तो आप देख सकते हैं आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, तो ये ओवरऑल जो है रक्षा कवच का पूरा कंसेप्ट है। और ये आगे जाते हुए हमने आज बताने वाले कि कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं इन तीनों सेगमेंट्स में जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये सारे के सारे रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और यहां से हम चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। हमारे साथ वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलिंजकर जी जुड़ गए हैं। विनीत जी, चर्चा की शुरुआत हम करेंगे आपसे पहले। और इन तीनों सेक्टर में जो भी शेयर्स हैं जिनको हमारे लिए हमारे सहयोगी शरद ने चुन के आज सामने रखा है, जरा ये बताइए कि हम सालों साल से सुनते आ रहे हैं कि आईटी, फार्मा, एफएमसीजी डिफेंसिव्स हैं। क्या इतने सालों में कोई और ट्रेंड इमर्ज नहीं हुआ इनके बराबरी का? कुछ नए डिफेंसिव सेक्टर उभर कर सामने नहीं आए? अभी कुछ दिन पहले बातचीत हो रही थी हमारे संपादक निकुंज डालमिया से, उनका ये कहना था कि बैंक सब नए डिफेंसिव हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि कुछ नए प्लेयर भी आ रहे हैं इस कैटेगरी में? आपने एक सेक्टर नहीं चुना जो है हॉस्पिटल्स, जो इसका एक्सटेंशन है, और आप डायग्नोस्टिक की भी बात कर सकते हैं जो डिफेंसिव। देखिए ये पांचों सेक्टर जो हमने बात करे, जैसे आईटी, एफएमसीजी, आपके फार्मा, हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक्स, अगर आप देखोगे इनमें कॉमनैलिटी क्या है कि इसमें ये दिन भर दिन लगने वाली चीजें हैं जो आप इसके बिना आप जी नहीं सकते, तो आपको कभी भी लगने वाली है। तो वो हिसाब से हमें लगता है कि ये जो सेक्टर्स है, जब मार्केट गिर जाता है तभी रोटेशन में पैसा ये सारे सेक्टर्स में चला। ठीक है, चलिए डिफेंसिव की बात हो गई और यहां से अब सीधे सीधे शेयरों की चर्चा शुरू करते हैं। क्योंकि पहला जो सेक्टर है, बड़ा सेक्टर आईटी, हमने देखा था कि डिफेंसिव किस तरह से है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब कोविड का संकट जब गहराया,
जब दुनिया भर के बाजार कोरोना की गिरफ्त में आए, उस दौरान जिस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा पैसे बना के दिए वो थे आईटी सेक्टर, और ख़ास तौर से वो कंपनियां जिनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहीं ना कहीं फोकस है, डिजिटल फोकस ज़्यादा है, वहाँ पर पैसे ज़्यादा बने। तो खैर शुरुआत आज उसी हम इंडस्ट्री से करेंगे। शरद बताइए कि इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एलटीआई माइंट्री, आपने ये 5 शेयर चुन के सामने रखे हैं। एलटीआई माइंट्री, आखिर कोई खास वजह इसको भी लिस्ट में शामिल करने की? जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑफ कोर्स आप देखेंगे इसकी सिनर्जीज अब धीरे धीरे प्ले आउट होने लगी है। जब मेगा मर्जर हुई थी और आगे जाते हुए जो कमेंट्री आई है कंपनी की, वहाँ पे डील पाइपलाइन देखें अभिषेक, तो वो भी बहुत रोबस्ट देखने मिला है। आगे जाते हुए जो है कंपनी ने कहा कि जो डबल डिजिट ग्रोथ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने मिल सकती है, एटलीस्ट वित्त साल 2025 से लेके। इसके अलावा जो बीएफएसआई सेगमेंट है वहाँ पे जो है कंपनी का बुलिश नज़रिया है, और जो उनके बड़े पीयर्स हैं उनके साथ भी अगर कंपेयर करें तो उनकी ग्रोथ रेट बेटर देखने मिल रही है। तो इसलिए मैंने एलटीआई माइंट्री चुना है। लगभग 22% का रिटर्न जो है एक साल में आया है यहाँ पे। ठीक है, एलटीआई माइंट्री। विनीत सर, एलटीआई माइंट्री जैसा कि शरद बता रहे हैं कि एक तो देखिए साइज़ के लिहाज से भी एलटीआई के साथ माइंट्री के आने से काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई है और लार्ज कैप में शामिल भी हो गई है ये। आप ये बताइए कि आपको कितना कन्विक्शन है? साल भर में 22% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, यहाँ से आप किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस वाली लीग में जाने के लिए तैयार है कंपनी है? नहीं, डेफिनेटली, मतलब कंपनी का कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और इनकी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है बाकी शेयर से कई गुना ज्यादा है। जो आईटी इनके पेयर्स है जैसे इन्फोसिस, टीसीएस है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको एक 15 से 17% का अपसाइड दे सकता है आने वाले 1 से 1.5 साल। ठीक है, 1 से 1.5 साल में 15 से 17% के आसपास की रिटर्न की संभावना है। 6,310 रुपए का लक्ष्य है एलटीआई माइंट्री के लिए। शरद की लिस्ट में जो दूसरा शेयर है वो मेरे पास है। 1 साल में हालांकि 9% के आसपास रिटर्न दिए हैं। थोड़े से कमजोरी वाले भी हमने दौर देखे इन्फोसिस में, लेकिन पिछले 3 महीने में कंपनी ने बहुत बड़े बड़े डील्स की हैं, और एनालिस्ट के मुताबिक जो नई डील जो हो रही हैं FY24 के लिए गाइडेंस काफ़ी मजबूत है। विनीत सर, इन्फोसिस आपको लगता है, क्योंकि एक लंबी लेगेसी रही इन्फोसिस की, पैसे कमा के बहुत दिए हैं, इन्फोसिस पर भी दांव लगा के चलना चाहिए? एलटीआई के कंपैरिजन में डील्स रिटर्न थोड़े कम आएंगे, क्योंकि जो भी कंपनीज ने अनाउंसमेंट्स की है वो काफी बढ़िया है, लेकिन उनका बेस भी बहुत बड़ा है रिटर्न का, तो उतना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इतने बड़े नहीं होते। लेकिन एक बहुत ही एनकरेजिंग चीज क्या है कि ऑर्डर बुक इनका अभी भी बरकरार है, और ये अगले साल के लिए FY24 के लिए नहीं बट FY25 के लिए अच्छे संकेत लेके आता है। ठीक है, टीसीएस अगला शेयर हमारी लिस्ट में, और 1 साल में 19% की रिटर्न है। अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी ने अब जो पारंपरिक इनका कारोबार है उससे आगे निकलकर कुछ कुछ सोच रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मौके के लिए NVIDIA के साथ करार किया है, और FY24 में जो हालांकि बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स करती है कंपनी, 30,000 फ्रेशर्स की भर्ती करेगी। हालांकि नए डील पर ग्राहकों से बातचीत कर रही है, लेकिन रफ्तार थोड़ी सी धीमी है। ये कंसर्न है विनीत जी, अगर हम टीसीएस की बात करें? देखिए, जैसे मैंने इन्फोसिस के लिए कहा वैसे टीसीएस का भी बेस बहुत ही बड़ा है, तो इसके ऊपर आपको आपका पोर्टफोलियो चर्न करना है, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजीज में आपका प्राइस इरोजन होता है, आपको न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड करने पड़ते हैं, उसको ग्रो करना होता है, तो यू आर कंपीटिंग विद योरसेल्फ कि सम बिजनेसेस आर डाइंग आउट, न्यू बिजनेस आर कमिंग इन। इसके बावजूद कंपनी ने काफी बेहतरीन तरह से कंसिस्टेंटली अपने आप को री इनोवेट किया है, और हमें लगता है कि मोर देन इन्फोसिस हमें टीसीएस ज्यादा पसंद है। ठीक है, टीसीएस ज्यादा पसंद है इन्फोसिस के मुकाबले। अगला शेयर टेक महिंद्रा। शरद, कुछ कुछ मैनेजमेंट लेवल पर कोई चेंजेस हुए हैं, तो उस चेंजेस के बाद इस कंपनी को लेकर क्या व्यू बन रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज में क्या हो रहा है, एक री रेटिंग का जो है स्टॉक के जो है बाजार में एक्सपेक्टेशन से हो सकती है। लगभग 22% रिटर्न्स
ऑलरेडी अभिषेक एक साल में दे चुका है ये स्टॉक। और जो पोटेंशियल चेंजेस जो स्ट्रक्चर की बात करें, स्पेशली जो सेकंड टियर लेवल पे होती है ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट पे, उस पे जो है बाजार की जो है नज़र लगी हुई है। और याद रखिए जो आगे जाते हुए जो एनालिस्ट का मानना है कि जो ग्रोथ है और जो मार्जिन्स हैं वो जो है आगे जाते हुए जो है लाइकली बॉटम आउट हो चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी कहूँगा कि इनकी जो टेलीकॉम सेगमेंट की रेवेन्यू है वहाँ भी एक अच्छा इनका रेवेन्यू पाई से कंट्रीब्यूट होता है। और यहाँ पे जिस तरह थोड़ी री रेटिंग हमें देखने मिल रही है हमको टेलीकॉम प्लेयर्स में, ARPU नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, तो इस पे भी ज़रूर एक जो है फोकस बाजार का रहने वाला है। तो इस पे जो है विनीत आपका क्या राय रहेगा, ये ज़रा बताएंगे टेक महिंद्रा पे। तो थोड़ा सा नेगेटिव है। हमें लगता है कि इनकी टेलीकॉम बिजनेस में थोड़ा बहुत चैलेंज होगा ग्रो करने के लिए, और इधर प्राइसिंग प्रेशर बहुत आ रहा है, तो इसकी वजह से इसके मार्जिन्स थोड़े से कम हो सकते हैं। तो ये शेयर हम इन्वेस्टर्स को बोलेंगे कि आप इसमें से LTI में स्विच करें। ठीक है, LTI में स्विच करने की सलाह है टेक महिंद्रा से। लेकिन एक शेयर जिसने ना 400 रुपए के स्तर को बेस की तरह बना लिया है और उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, प्रदर्शन कमजोर रहा है। हम बात कर रहे हैं विप्रो की। अब उसमें हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट लेवल पर कुछ चेंजेस हैं, लेकिन एनालिस्ट का ये मानना है कि ज़्यादातर जो वैल्यूएशन फैक्टर्स हैं वो नेगेटिव हैं। पहली तिमाही में इन्होंने 8,800 कर्मचारी कम किए, कुछ विवाद से भी घिरी रही इस चीज़ को लेकर, और नई नियुक्ति में देरी की जा रही है, ऑफर्स रद्द किए जा रहे हैं। थोड़े से हमने देखा कि विवाद थोड़े से कंपनी के साथ जुड़े रहे। भाव में भी हमने कोई ज़्यादा उछाल देखा नहीं, 7% के रिटर्न सिर्फ एक साल में, वो भी IT जैसे सेक्टर में। आपको लगता है विनीत जी, अगर जिनके पास विप्रो के शेयर हैं वो भी स्विच कर लें TCS में या फिर LTI माइंट्री जैसे शेयर में? नहीं, एब्सोल्युटली आपको LTI माइंट्री में स्विच करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो कंपनी देखिए जो IT बिजनेस है ना, ज्यादा करके पीपल ड्रिवन बिजनेस है। तो जब भी आप अपने एम्प्लॉय काउंट कम करते हो और आप री अपॉइंटमेंट नहीं करते हो, उसमें डिले करते हो, इसका मतलब दो चीज हो सकती है: या आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रही है, आपकी सेल्स नहीं हो रही है, या ग्रोथ में कंसर्न है। तो हमें लगता है कि विप्रो ने काफी दौर से ये चैलेंज जारी रहा है, काफी साल हो गए इसमें। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपके पैसे लगे इसमें तो इसे निकाल के आप LTI माइंट्री में स्विच कर सकते। ठीक है, विप्रो से निकलने की सलाह है। ये शेयर यहां से गिर सकता है, तो आप अपने पैसे स्विच कर लें, ये आपके लिए बेहतर रणनीति होगी। लेकिन शरद, अब जिस सेक्टर की बातचीत करने जा रहे हैं FMCG, अब देखिए त्योहारों की रौनक अब देश में छा रही है, और ये वो स्टॉक्स होते हैं, वो कंपनियां होती हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट जिनका इंटरलिंकेज है। हालांकि जो कमेंट्री आई है कंपनी की तरफ से पिछले 2 क्वार्टर के दौरान, तो जो ग्रामीण मांग को लेकर जो टेंशन थी वो थोड़ी थोड़ी सी कम होती दिख रही है। कुछ और चीज जो आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ की बात होती है रूरल मार्केट में, जो ग्रामीण मार्केट्स के, अभिषेक, वो आपने सही पकड़ा है। और एक टाइप से लिटमस टेस्ट, एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है, स्पेशली जो आपके फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुई है वहाँ पे रूरल डिमांड कैसे पिकअप होती है, आगे जाते हुए वॉल्यूम की क्या ग्रोथ आउटलुक रहती है कंपनी की गाइडेंस की, तो इस पर बहुत फोकस रहेगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जिस पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले HUL को पिकअप करते हैं। लगभग 6% का काउंटिंग एक साल में देखने मिला है रिटर्न्स में, लेकिन उनकी जो कमेंट्री आई है वहाँ पे रूरल मार्केट की ग्रोथ में जो एक अच्छी ग्रोथ कमेंट्री का एक्सपेक्टेशंस है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो सस्टेन करेगी मोमेंटम को लेके। हालांकि उन्होंने एक चीज़ और कहा है कि जो नए प्लेयर्स हैं वो भी आ रहे हैं अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पर, सेलेक्ट कैटेगरीज में। तो यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट HUL का देखने मिल रहा है। विनीत जी, ज़रा बताएंगे कि आप HUL एज अ डिफेंसिव प्ले कैसा रहेगा? ऑफकोर्स वैल्यूएशन थोड़े हायर लेवल पे ज़रूर हैं, लेकिन इसकी आपकी क्या ओपिनियन रहेगी? ठीक है, हमें लगता है कि इसमें 400-500 रुपए की बढ़त की जगह है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जैसे आपने बोला कि जो स्मॉल प्लेयर्स है ना, रीजनल प्लेयर्स, उसमें काफी रिवाइवल है, क्योंकि वो लोग भी उनके सर्वाइवल के लिए इनोवेट करे, बहुत अच्छी तरह से इनोवेट करे। तो एक तरह से रूरल और लोकलाइज्ड प्लेयर्स का कंपटीशन बढ़ रहा है। दूसरी बात क्या है, 2-3 साल से जो कोविड का मार लगी है, या इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आया है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, ये आपने देखा रहेगा कि सेविंग्स रेट और परचेसिंग पावर एक चैलेंज बना हुआ है। तो ये HUL को इम्पैक्ट कर रहा है, और हमें लगता है कि
HUL में भले थोड़ा सा रिकवरी की ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा इसमें फुल ब्लोन ग्रोथ आने के लिए। इसलिए हमें लगता है कि आप HL खरीद सकते हैं अगर आपको बहुत लगाव है स्टॉक से। पर इसके अलावा हमें लगता है ITC या डाबर आपको रिलेटिवली बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं। ठीक है, HUL के मुकाबले ITC में बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं और डाबर का शेयर भी पसंद है। 1 साल में ITC ने 31% का रिटर्न दिया है। लेकिन वीरी जी, क्या ये चिंता नहीं है थोड़ी सी, क्योंकि हमने देखा था कि 500 रुपये के आसपास तक ये शेयर गया और उसके बाद जो ही खबर आई होटल कारोबार के डिमर्जर की, तो शेयर वहां से तेजी से नीचे आया और अब 450 रुपये की रेंज में ये अटक के कहीं रह सकता है। हालांकि सिगरेट कारोबार में हम बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं, FMCG में शहरी ग्रामीण इलाकों में मजबूत ग्रोथ है, पर्सनल केयर कैटेगरी में थोड़ी सी मांग को लेकर चिंताएं हैं। तो आपको लगता है फिर भी ये बेटर प्लेस्ड है HUL के मुकाबले? क्या वैल्यूएशन वाला कंफर्ट है क्या? नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। इनका जो बल्क बिजनेस है, जो आपका सिगरेट कंजम्पशन का है, इसमें ना आपने देखा रहेगा पिछले सालों में GST की चैलेंजेस इतनी आई नहीं है टैक्सेशन की। तो जो प्राइस हाइक हुआ है वो डायरेक्ट बॉटम लाइन को पास ऑन हुआ है, डबल डिजिट ग्रोथ आई है और इसके वजह से हमें लगता है कि जो सारा इतना प्रॉफिटेबल सेक्टर है, वेरी हाई मार्जिन है, वो डायरेक्ट आपके बॉटम लाइन में प्ले आउट होता है। दूसरी चीज क्या है, इनका जो FMCG पोर्टफोलियो जो बढ़ रहा था, चैलेंजेस थे, लंबा टाइम लगा उनको बिल्ड करने के लिए, लेकिन ये इतना बड़ा पोर्टफोलियो, इतना मल्टी ब्रांडेड पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है कि इनके पास ग्रोथ लीवर हर एक सेगमेंट में है। तो हमें और इनका ज्यादा पोर्टफोलियो ना फूड ओरिएंटेड है। तो हमें लगता है कि फूड इन्फ्लेशन के कारण जनरली कंपनीज को थोड़ा सा फायदा होता है, क्योंकि जो प्राइस इंक्रीजेस आते हैं वो ज्यादा करके डाउनवर्ड रिविजन इतनी गहरी नहीं होती। तो ऑलवेज उनके मार्जिन जब डिफ्लेशन आता है, और हमें लगता है कि अगले साल में हाई इंटरेस्ट रेट्स के कारण थोड़ा सा कमोडिटी इन्फ्लेशन कम होने की संभावना है आगे जाके। तो इससे चलते हुए हमें लगता है कि इनका जो एग्री और ब्रांडेड पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म करेगा। इसकी बाकी की 3 सेगमेंट्स है, तो होटल्स के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। अभी इंडिया में इतनी अच्छी ग्रोथ आई है, शॉर्टेजेस ऑफ रूम्स है, डिमांड एग्रेसिव है और आगे जाके अपना अयोध्या टेम्पल के उद्घाटन के बाद रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा रिवाइवल है। तो इसमें कई करोड़ लोग इंडिया में आएंगे, उनको रहना पड़ेगा और उनके लिए रूम्स लगेंगे। तो हमें लगता है कि होटल सेक्टर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और बाकी के सेगमेंट जो हम लोग बात करें, एग्री ट्रेडिंग, ग्लोबल शॉर्टफॉल है, तो उसमें ITC को काफी फायदा होता है। और जो पेपर बिजनेस है, अगर आपने देखा है इंडिया और कनाडा का जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसमें हम लोग कनाडा से बल्क में पल्प और पेपर इंपोर्ट करते थे। तो अगर वो बिजनेस हिट आता है, तो यहाँ पे ITC को उनकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन काफी है इन द पेपर इंडस्ट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है पेपर पैकेजिंग इंडस्ट्री में। तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो हमें ITC एक अच्छा शेयर लगता है लेने। ठीक है, ITC के लिए ठीक है, ITC के लिए टारगेट है 530 का, 530 रुपए का साल भर का और 20% का पोटेंशियल अपसाइड, यानी कि मौजूदा स्तर से 20% की तेजी के इसमें अनुमान है। डाबर हालांकि नहीं चला है साल भर में, फिर भी इसको होल्ड करने की सलाह है और इसके लिए टारगेट है 595 रुपए का। इमामी और मैरिको, इस पर जरा क्विकली आप राय दीजिए विनीत जी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया नहीं है, बहुत म्यूटेड से रिटर्न दिए हैं अगर हम पिछले साल भर की बात करें तो। क्या इनमें बने रहें या इनसे निकल जाएं या फिर नया निवेश करें अगर किसी को इसमें पसंद आ रहा हो तो? So Marico is a more stable, better business than Imami. इमामी का पोर्टफोलियो काफी सीजनल है, तो अगर कोई सीजन में प्रॉब्लम्स आती है क्लाइमेटिक, तो वो परफॉर्म नहीं करता है। इसलिए हमें लगता है कि ये लेस डिफेंसिव है और मैरिको काफी स्टेबल बिजनेस। इमामी और मैरिको पर भी व्यू हो गया। इमामी से निकल जाने की सलाह है, मैरिको को आप खरीद सकते हैं और यहां से डिसेंट हम ये कह सकते हैं कि 12 से 13% के रिटर्न आपको साल भर में मिल जाने चाहिए। 646 रुपए का लक्ष्य विनीत जी का। आखिर में जरा फार्मा कंपनीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि फार्मा है ना, चाहे इकोनॉमी की सेहत जो हो, दवाइयों की मांग बनी रहती है, हॉस्पिटल्स की
को लेकर हॉस्पिटल में हमेशा भीड़ बनी रहती है। शरद, ये बताइए कि कौन कौन से स्टॉक्स आपने आज चुने हैं जिस पर हमें राय लेनी है? जी बिल्कुल, हमने जो है फार्मा के तो बड़े दिग्गज प्लेयर्स लिए, लेकिन विनीत जी के से स्टार्ट करते क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल्स की बात की थी, तो अपोलो हॉस्पिटल्स सबसे पहले हम बात करेंगे। यहाँ पे लगभग 1%, आप कह सकते हैं 9% का जो है पूरा साल में रिटर्न आया है, लेकिन दो अहम ट्रिगर्स हैं। सबसे पहले जो 24/7 की जो उनकी बिजनेस, उनकी फाइनेंशियल्स में जो है एक्सपेक्टेड है कि एक इम्प्रूवमेंट आए, तो उसके कारण बॉटम लाइन नंबर्स कंसोलिडेटेड बेसिस पे अभी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा फार्मेसी और हॉस्पिटल डिवीजन, वहाँ पे भी ग्रोथ का जो है मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो इस पे ऑफ कोर्स जो राय रहेगी विनीत जी की कि क्या जो हॉस्पिटल्स में, अपोलो हॉस्पिटल्स में अभी क्या निवेश किया जाए, कि होल्ड किया जाए या सेल किया जाए, ज़रा बताएं। क्योंकि ये लार्ज हॉस्पिटल है। दूसरी चीज है, आप इसमें तो होल्ड की सलाह दो। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल में होल्ड की सलाह है, लेकिन सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, और ये डिबेट रहता है क्योंकि हमने ये देखा है कि सिप्ला के भाव, सन फार्मा के भाव ऑलमोस्ट बराबर बराबर ये हो गए हैं। अगर हम भाव की बात करें तो वैल्यूएशन वाला एक अलग एंगल होता है। तो सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज में से अगर मान लीजिए शेयर चुनने हो अगर, तो विनीत जी आपका कन्विक्शन कहाँ पर है? क्योंकि हमने सन फार्मा में एक ठीक ठाक ग्रोथ तो हमने देख ली है। क्या आपको लगता है कि अभी भी यहाँ पर गुंजाइश है तेजी की, या फिर यहाँ से निकल जाए तो बेहतर होगा? नहीं, सन फार्मा में बने रहिए। डॉक्टर रेड्डी आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा फायदा देगा, लॉन्ग टर्म में थोड़ी ग्रोथ स्लो डाउन होते दिख रही है। तो और बायोकॉन बहुत ही लॉन्ग टर्म प्ले है, तो आप इसको ग्रेजुअली से कर सकते हो। तो मेरा पैकिंग ऑर्डर है सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी एंड देन बायोकॉन। सिप्ला में हाल ही में फॉर्म 483 लगा था, उसकी वजह से स्टॉक डाउन हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा अभी निवेश करने में एडवाइस नहीं करें। ठीक है, चलिए, तो आईटी, फार्मा, एफएमसीजी बाजार के डिफेंसिव यानी कि रक्षा कवच, कौन से शेयर बनेंगे आपके पोर्टफोलियो का रक्षा कवच, उसकी हमने पूरी की पूरी पड़ताल कर ली है। शरद, बहुत शुक्रिया आपका आज ये बेहतरीन टॉपिक चुनने के लिए, और विनीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए और अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल मार्केट गपशप में आज के एडिशन में इतना ही, लेकिन आप बने रेडी न्यूज़ स्वदेश के साथ। नमस्कार।